हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस को। और ये डायबिटीज़ मेलाइटस हम एनक्लेक्स की शीट से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले तो डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और असेसमेंट क्या है। उसके बाद जो मेन फोकस होगा हमारा वो होगा नर्सिंग इंटरवेंशन और टीचिंग के ऊपर। क्योंकि हमें पता है एनक्लेक्स एग्ज़ाम में हमें नर्सिंग का एग्ज़ाम देना होता है। तो एज ए नर्स आपका क्या काम है डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को ट्रीट करने में। तो मेन जो फोकस होगा वो नर्सिंग इंटरवेंशन और टीचिंग के ऊपर होगा। आज हम इसका बेसिक डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डायबिटीज़ मेलाइटस को डिस्कस करेंगे, उसकी पैथो और असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। यानी जितना हो सकेगा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसका दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, डायबिटीज़ मेलाइटस ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ आ जाती हैं। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या। बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब ही ये है कि इसमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होती है। एक तरह से आप इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें जो मेटाबॉलिज्म होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी ये मेटाबॉलिज्म का ही कोई मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही कोई मसला है। तो इसमें किस चीज़ की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ग्लूकोज की इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। अब किस तरह से होती है, ग्लूकोज कांट रीच सेल्स। यानी जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा तो जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो वो स्टार्व करेंगे। जब सेल स्टार करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यानी जो पूरा ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं गया तो कहाँ जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो जब ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में जमा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। और अदर वर्ड्स में हम इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, जिसका मतलब है ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाए। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मेन जो हम फोकस करेंगे नॉर्मली वो है टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है। नाउ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस किस तरह से होती है और इसमें क्या होता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स की। हमें पता है पेनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं और वो बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस कंडीशन में इस टाइप में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, यानी जो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो उस दौरान क्या होता है, जो पेनक्रियास में बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे, उन सेल्स को हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर लिया। अब वो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब है टाइप 1 में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, नहीं होती। इसके ऑनसेट की बात करें, यानी कब ये स्टार्ट होता है, तो इसका जो ऑनसेट है ये बिफोर अर्ली एडल्टहुड होता है। यूजुअली स्ट्रेसर जैसे कि इन्फेक्शन और ट्रामा की वजह से। ये दो स्ट्रेसर है, हमें पता है इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती है ताकि उन एंटीजन से फाइट कर सके। तो उस दौरान कुछ ऐसी भी एंटीबॉडीज़ बन जाती है जो हमारे अपने सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये मेन स्ट्रेसर है इन्फेक्शन और ट्रामा, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटो इम्यून हो जाता है, डिस्ट्रॉय करता है हमारे अपने ही सेल्स को। तो उसमें वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये तो है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 को। टाइप 1 में क्लियर है कि इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती क्योंकि बीटा सेल्स ही नहीं है। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया है, जिसमें जो ग्लूकोज है वो ओवरवेल्म हो जाता है और टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, यानी सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। सो क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया ओवरवेल्म्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन टिश्यूज़। जिसके बाद क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब इसमें जो ग्लूकोज है वो भी है बॉडी में, इंसुलिन वो भी प्रेजेंट है, लेकिन इंसुलिन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है जो इंसुलिन है उनको सेल्स जो है वो पहचान नहीं रहे।
यानी पहले क्या होता था, पहले जो इंसुलिन होता था वो ग्लूकोज की लेके जाता था सेल्स की तरफ, ठीक है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को ही नहीं पहचानते, बोलते हैं भाई आप कौन हैं, आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपको नहीं जानते, ठीक है। तो इस तरह का मसला होता है, यानी वो इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। इंसुलिन होती है, बीटा सेल्स भी ठीक होते हैं, लेकिन इंसुलिन को जो सेल्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं। जब इंसुलिन को ही रेजिस्ट करेंगे तो ग्लूकोज इंसुलिन की वजह इंसुलिन के बगैर जा नहीं पाता सेल्स के अंदर, तो जो ग्लूकोज है वो बॉडी में बिल्डअप हो जाएगा, और ग्लूकोज जब बॉडी में बिल्डअप हो जाता है तो क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम बोलते हैं। तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बट टिश्यूज डोंट रिस्पॉन्ड, जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इस इंसुलिन को, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाता। ये इसकी पैथो है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है टाइप 2 की। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है, टाइप 1 में क्या होता है, बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती। टाइप 2 में इंसुलिन बनती है, लेकिन हमारे सेल्स उनको रेजिस्ट करते हैं, उनको रेस्पॉन्ड नहीं करते। अब टाइप 2 के रिस्क फैक्टर को डिस्कस करें तो पहला जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ अकर होती है। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंक्रीज रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इन क्लाइंट विथ 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी अगर ये नीचे जो 3 चीज़ें हैं इनमें से कोई भी 3 चीज़ें अगर उस क्लाइंट में प्रेजेंट हैं तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं। वो कौन सी हैं? पहला तो है एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पर ज़्यादा मोटापा होगा, ओबेसिटी होगी। उसके अलावा है हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाए, हाइपरटेंशन, और बॉडी में ट्राईग्लाइसराइड फैट होते हैं, अगर वो फैट बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज ट्राईग्लाइसराइड, और लो लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। एक होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, गुड होते हैं, लेकिन वो डिक्रीज़ हो जाएं तो वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे कि ट्राईग्लाइसराइड से वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी 3 चीज़ें उस क्लाइंट के अंदर है तो वो ज़्यादा रिस्क पर होता है, ज़्यादा रिस्क पर होता है टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए। ओके, देन डिस्कस करते हैं इसके असेसमेंट फाइंडिंग्स को, किस तरह से हम इनको असेस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो पहले तो इसकी असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो ये है हाइपरग्लाइसीमिया और वेट लॉस, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होगी और उनका वेट लॉस होगा। और उसके अलावा है 3 P's। अब ये 3 P's आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये ही कॉमन होती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट में। ये 3 P's क्या है, एक है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। अब इनको हम इनकी फिगर में डिस्कस करते हैं, फिर वापस इसके ऊपर आते हैं। नाउ 3 P's ऑफ डायबिटीज़। टाइप 1 में इंसुलिन एब्सेंट होती है और टाइप 2 में टिश्यूज़ जो होते हैं वो इंसुलिन से रेजिस्ट करते हैं। दोनों कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज इंक्रीज होता है बॉडी में। दोनों कंडीशन की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाता। तो जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज बिल्ड हो जाएगा ब्लड के अंदर। पहले हम देखते हैं जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बाद सेल जो है वो स्टार वाली कंडीशन में हो जाएंगे। स्टार का मतलब है यानी सेल जो है वो भूखे हैं, यानी सिंपल सी बात ही है, उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी वो भूखे रहे ना। तो जब सेल भूखे रहेंगे तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा तो उस बंदे को ज़्यादा भूख लगेगी क्योंकि उसको ऐसा फील होगा कि उसको एनर्जी नहीं मिल रही। फील होगा नहीं, उसको ऐसा फील होगा, मतलब क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज की जब मेटाबॉलिज्म होती है
उस दौरान ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है। अब ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं हो रहा, तो उसकी ब्रेकडाउन ही नहीं हो रही, ब्रेकडाउन नहीं हो रही तो एनर्जी कहाँ से आए? तो उस वजह से उसको ज़्यादा भूख लगेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। तो पहले वाली पी यहाँ पर हो गई क्लियर। अब दूसरी 2 पीस को डिस्कस करते हैं। जब ग्लूकोज बॉडी में यानी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो जाती है। यानी ज़्यादा अमाउंट में जो ब्लड है यानी वो बाहर निकल जाता है, यानी ब्लड नहीं निकलता, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, बार बार यूरिनेट करना, उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। जब पॉलीयूरिया होती है, बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड जब बाहर निकल जाता है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो उसके बाद पेशेंट को थ्रस्ट फील होती है। तो उसके बाद जितनी ज़्यादा उसको थ्रस्ट फील होगी, उतना ज़्यादा वो पानी पिएगा। तो जितना ज़्यादा पानी पिएगा तो उस टर्म को हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, यानी ज़्यादा अमाउंट में वाटर का इंटेक करना, और उसको ज़्यादा प्यास लगने की वजह से ज़्यादा अमाउंट में वाटर इंटेक करने को हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो ये 3 पीज़ हैं जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट में आपको मिलती है। ओके, ये फिगर क्लियर है। यहाँ पर वापस आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलीयूरिया, जिसमें एक्सेस यूरिनेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो स्पिल हो जाता है यूरिन के अंदर। जब ग्लूकोज यूरिन के अंदर आ जाता है तो यूरिन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और हमें पता है कि जहाँ पर हायर डेंसिटी होती है, जो लोअर डेंसिटी वाला फ्लूइड होता है वो भी वहाँ पर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हायर डेंसिटी वाला यूरिन है वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और ज़्यादा यूरिनेशन अकर होगी, और उसके अलावा ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगी। पॉलीडिप्सिया में एक्सेस थर्स्ट लगती है, यानी डायूरेसिस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। और पॉलीफेजिया में उसको एक्सेस हंगर होगी, बिकॉज ऑफ द सेल आर स्टार्विंग। सेल्स भूखे हैं, उसकी वजह से उस बंदे को ज़्यादा भूख लगेगी, हंगर होगी, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। उसके बाद है इसकी साइंस ऑफ क्रोनिक वास्कुलर डैमेज। अब वास्कुलर डैमेज क्यों हो रहे हैं? एक तो फैट जो है वो बॉडी में जमा हो रही थी, और उसके अलावा हमें पता है जब हम ग्लूकोज, यानी सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं तो वाटर में आप अगर शुगर ऐड करें तो वो स्टिकी जैसा फील होता है। अगर आप उसमें अपने हैंड्स को डिप करें तो वो स्टिकी फील होते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर ब्लड भी क्या है, ब्लड भी एक फ्लूइड है, उसमें अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी शुगर है। ठीक है, तो जब वो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में तो ब्लड भी स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्टिकी ब्लड होने की वजह से जो बॉडी में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है और क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। और उसके अलावा हमें पता है ग्लूकोज जो है वो फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है बैक्टीरियाज के लिए, पैथोजेंस के लिए। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उसको, क्योंकि बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज की नीड होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज तो बॉडी में पहले से ही ज़्यादा है, तो जो भी कोई बैक्टीरिया आएगा वो ज़्यादा ग्रो करेगा और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन काज करेगा। और अगर उस बंदे को कोई वुंड होगा तो वो हील नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है बॉडी में, बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो वो ठीक से वुंड जो है वो हील नहीं होगा। उसके अलावा ब्लड विजन होगी। क्यों? क्योंकि रेटिना में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आइज़ की तरफ प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ब्लड विजन हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी में पैरास्थेसिया, यानी पैरास्थेसिया का मतलब है सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक से सेंस नहीं होता उसको, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज की वजह से। तो ये है क्रोनिक वेस्कुलर डैमेज की साइन। अगर क्रोनिक हो गई है कंडीशन, ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो उसके बाद ये आपको साइन मिलती है। ओके, तो अभी तक हमने डायबिटीज़ मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी और उसकी असेसमेंट यानी उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइंस, सिम्टम्स को डिस्कस किया। बेसिक हमने कवर कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी इंटरवेंशन एंड टीचिंग। डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को कौन कौन सी इंटरवेंशन की नीड होती है उसको ट्रीट करने के लिए।
इंटरवेंशन फॉर डायबिटीज़ फोकस ऑन वन। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 जो है, उसके बाद टाइप 2 के ऊपर आएंगे, क्योंकि दोनों की जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, दोनों की पैथो भी डिफरेंट है, तो इनकी जो ट्रीटमेंट और टीचिंग इंटरवेंशन होगी वो भी डिफरेंट होगी। ओके, तो पहले हम फोकस करते हैं टाइप 1 के ऊपर। सो अचीविंग ग्लाइसेमिक कंट्रोल थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशन। अब हम ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज की लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहले तो उनकी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, जिसमें हम उनको कहेंगे कि ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज ना लें, ज़्यादा अमाउंट में जो बैड फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो इनटेक ना करें। अगर वो ज़्यादा ओबेस हैं तो ओबेसिटी को कम करें। ठीक है, तो ये हो गया उसका लाइफ स्टाइल। उनको हम मॉडिफाई करके ग्लूकोज की लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा है मेडिकेशंस, जिसमें इंसुलिन्स और जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करके हम ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज़ कर सकते हैं। मेडिकेशंस और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने कहा है कि टेबल 4 के ऊपर देखें। ओके, एंड 2 टीचिंग द क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, यानी जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को टीच भी करेंगे। सो डिस्कस करते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, वो एक तो है डाइट उनकी, दूसरी है एक्सरसाइज, तीसरी है उनका वेट लॉस, और प्लस इंसुलिन फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। यहाँ पर प्लस इंसुलिन और टाइप 1 जो लिखा हुआ है, ये इंसुलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम टाइप 1 वाले को देते हैं, क्योंकि टाइप 2 में इंसुलिन प्रेजेंट होती है, वहाँ पर इंसुलिन की नीड नहीं होती। तो ये ओवरऑल लिखी हुई है इंटरवेंशन और टीचिंग, जिसमें हम डाइट के ऊपर फोकस करेंगे, एक्सरसाइज और वेट लॉस के ऊपर, और लास्ट में इंसुलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 के लिए है। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे डाइट के ऊपर। सो ग्लाइसेमिक कंट्रोल मॉनिटर विथ हीमोग्लोबिन A1C। अब जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी ग्लूकोज को हम कंट्रोल कब करेंगे? जब हम उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करवाएंगे। अब A1C जो परसेंटेज है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज ग्लूकोज लेवल को फॉर पास्ट 3 मंथ, यानी पास्ट 3 मंथ की जो उसकी ग्लूकोज लेवल थी बॉडी के अंदर, हमें हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट की मदद से वो पता लग सकती है कि पास्ट 3 मंथ में उसकी ग्लूकोज की लेवल क्या थी। तो इसकी मदद से हम उसको ठीक से डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं। सो डायग्नोस्ड विथ DM डायबिटीज़ मेलाइटस इफ A1C इज़ ग्रेटर देन 6.5%। अगर आपको टेस्ट में जो A1C में परसेंट मिल रहा है वो 6.5 से ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब है इस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, कोई बंदा जो है ना ज़्यादा शुगर खा लेता है, तो उसकी वजह से भी उसकी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर ये डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है। हम A1C टेस्ट करने के बाद ही उसको डायग्नोज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलता है, पास्ट 3 मंथ का ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी में वो मिलता है। तो आप A1C टेस्ट की मदद से तभी डायग्नोज करेंगे उस बंदे को कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, जब आपको 6.5% से ज़्यादा वैल्यू मिले। और A1C ट्रीटमेंट का जो गोल है वो आप तब स्टार्ट करेंगे जब 7.5% से कम होगा वैल्यू। ओके, तो पहले हम आते हैं अपनी मेन इंटरवेंशन के ऊपर, जो कि क्या है, डाइट। सो इंडिविजुअलाइज्ड फॉर वेट लॉस। ठीक है, डाइट हम इस तरह से देंगे, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस के लिए हम उसकी डाइट बनाएंगे, अगर वेट इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर हम वेट लॉस को छोड़ देंगे। सो चूज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंस्टेड ऑफ सिंपल एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट, वाइट ब्रेड और शुगरी बेवरेज। इन चीज़ों के ऊपर जो है ना, आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे, वो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, बाकी जो भी बेवरेजेस हैं जिसमें शुगरी वाइट ब्रेड वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सेलेक्ट नहीं करनी। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग में भी रिक्वायर्ड फॉर क्लाइंट टेकिंग हाई डोज इंसुलिन। जो हाई डोज इंसुलिन ले रहा है क्लाइंट, उसकी हाइड्रेट की जो काउंटिंग है वो भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि बाज़ों का क्या होता है, ग्लूकोज को ट्रीट करने के लिए जब हम हाई डोज इंसुलिन दे देते हैं तो उसकी वजह से ग्लूकोज फिर बहुत कम हो जाता है।
तो जब बहुत कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी और वो भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमने कार्बोहाइड्रेट की काउंटिंग को भी मॉनिटर करते रहना है। ओके, डाइट के बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज क्या करती है, इम्प्रूव करती है ग्लाइसेमिक कंट्रोल को। आपने ये भी सुना होगा कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। इनसे क्या होता है, उनका जो वेट लॉस, एक तो वेट लॉस होता है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो भी डिक्रीज होता है। परफॉर्म मॉडरेट एक्टिविटी, जैसे कि ब्रिस्क वॉक हो गई, 150 मिनट पर वॉक होने चाहिए, 150 मिनट पर वीक। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं करनी जिससे वो ज़्यादा फटीक हो जाए, ठीक है। मॉडरेट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके अलावा मॉनिटर ग्लूकोज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। अगर वो डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट है तो ग्लूकोज की लेवल को वो एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज करने के दौरान और एक्सरसाइज करने के बाद उसको मॉनिटर करते रहना है। देन ईट 1 आवर बिफोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर पीकिंग। यानी उसने कोई भी चीज़ खाई है तो उसके 1 घंटे के बाद ही उसने एक्सरसाइज करनी है। और ये बात भी याद रखनी है कि एक्सरसाइज तभी करनी है जब ग्लूकोज की लेवल पीक पर हो। उससे क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन वगैरह होगी, एनर्जी वगैरह मिलेगी, ठीक है। क्लाइंट शुड नॉट एक्सरसाइज इफ़ दे हैव कीटोन यूरिया और सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये एक एक्सेप्शन है, अगर क्लाइंट को कीटोन यूरिया है या फिर उसको सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हो गई है, तो उस दौरान जो क्लाइंट्स हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ओके, ये एक एक्सेप्शन है, आपने याद रखनी है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज वियर एन आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट एंड कैरी अ फास्ट एक्टिंग कार्ब सोर्स। अब जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान उस बंदे को ये लाजमी है कि वो एक आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट अपने साथ रखे, क्योंकि क्या होता है एक्सरसाइज करने के दौरान क्या पता वो फटीग हो जाए या फिर वो बेहोश हो जाए, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ना वो ईजी होगा। देन टेबल 2 इसकी कहाँ कहाँ है, ओके दिस वन। ये तो है हाइपोग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको पूरा कर लें। टीच क्लाइंट हाउ टू चेक ग्लूकोज। आपने क्लाइंट को ये टीच करना है, टीचिंग भी हमने ऊपर डिस्कस किया ना, हम इंटरवेंशन भी देंगे और टीचिंग भी देंगे। तो टीचिंग हम ये देंगे कि क्लाइंट को ये टीच करेंगे कि वो अपनी ग्लूकोज को किस तरह से चेक कर सकते हैं। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन फॉर कैलिब्रेशन एंड स्ट्रिप एक्सपायरेशन डेट, यानी जो भी उसकी एक्सपायरेशन वगैरह डेट है वो सारी उसने पढ़नी है। एंड डू नॉट शेयर और रीयूज़ लेंसेट, जो लेंसेट हैं उनको शेयर नहीं करना और रीयूज़ नहीं करना। इफ़ रिजल्ट सीम इनकरेक्ट, चेक टेक्निक एंड स्ट्रिप एक्सपायरेशन एंड रिपीट द मेजरमेंट। अगर जो रिज़ल्ट है वो आपको ठीक नहीं मिल रहा तो उसकी एक्सपायरेशन चेक करनी है और टेक्निक जो है वो ठीक से करनी है और उसको रिपीट करना है मेजरमेंट को। उसके बाद ये कुछ साइंस है हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया की, तो ये भी आपने उसको टीच करनी है। और एज अ नर्स आपको भी पता होनी चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया में कौन सी साइंस होती है, हाइपरग्लाइसीमिया में कौन सी साइंस होती है। हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल लो हो जाती है जिसकी वजह से कोल्ड कामी स्किन हो जाती है, ठीक है। वो बंदा जो है ना बहुत कोल्ड हो जाता है और कामी हो जाता है, इसीलिए उसको कैंडी की नीड होती है। हाइपरग्लाइसीमिया में हॉट एंड ड्राई होता है और उसकी जो शुगर है वो हाई हो जाती है। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया वाला पेशेंट कंफ्यूज होगा, उसको इरिटेबिलिटी होगी, ट्रेमर्स होंगे, डायफोरेसिस ज़्यादा, उसको पसीने आएंगे, पल्पिटेशन होगी, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। अगर सिवियर है तो उसकी वजह से सीज़र और कॉमा डेथ भी हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। तो इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिया से ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो ज़्यादा जो है ना इससे ख़तरनाक है। ओके, हाइपरग्लाइसीमिया में लिथार्जी फील होगी, उसको हॉट फ्लश्ड और ड्राई स्किन होगी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। और उसके अलावा पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। और अगर ये सीवियर है तो उसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी हो सकती है जिसमें उसको फ्रूटी ब्रीथ होगी।
ओके, तो हाइपोग्लाइसीमिया को किस तरह से हम मैनेज करेंगे? बाज़-औक़ात क्या होता है, जब हम ज़्यादा ज़्यादा इंसुलिन दे देते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है पेशेंट को। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो मोर डेंजरस है हाइपरग्लाइसीमिया से, जो कि परमानेंट न्यूरॉन जो है ना जो न्यूरॉन्स है उनकी परमानेंट डेथ कर सकती है और सीजर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज़ जो है वो ब्रेन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी ब्रेन जो है वो पूरा ग्लूकोज़ के ऊपर चलता है। एनर्जी के लिए ब्रेन ग्लूकोज़ को यूज़ करता है। अगर ग्लूकोज़ बॉडी में नहीं होगा, ज़्यादा टाइम के लिए हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन होगी, तो न्यूरॉन्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे परमानेंटली और ब्रेन डेथ हो जाएगी। जब ब्रेन डेथ होगी तो बंदा भी डेथ हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। सो इफ़ नो ग्लूकोज मीटर इज़ अवेलेबल टू डिसर्न हाइपर वर्सेस हाइपोग्लाइसीमिया, अज्यूम द क्लाइंट हैज़ हाइपोग्लाइसीमिया। अगर जो मीटर है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है कि ये बंदा जो है हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया में है, तो आप ये अज्यूम करें कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया है। देन चेक द ब्लड फॉर शुगर फॉर एनी क्लाइंट विथ एन एक्यूट चेंज इन मेंटल स्टेटस। अगर उसके मेंटल स्टेटस में चेंजिंग आ रही है तो आपने उसके ब्लड शुगर को चेक करना है। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज ब्रेन की तरफ नहीं जाता तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है और मेंटल चेंजेस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया है। देन ट्रीटमेंट के लिए फॉलो द रूल ऑफ 50-15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस रीचे ग्लूकोज इन 15 मिनट। अब ये 15 वाला रूल मैंने पहले हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है, इसको यहाँ पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये है हाइपोग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाइपर से ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना वो डेंजरस होती है। सो अगर क्लाइंट अलर्ट है और इनफ टू स्वेलो है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको ओरली शुगर जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, कैंडीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा उसकी ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगी। लेकिन अगर पहले तो ये आपने देखना है एज अ नर्स कि क्लाइंट जो है वो अलर्ट है, क्या वो कोई चीज़ स्वेलो कर सकता है या नहीं। अगर वो अलर्ट है तो आपने उसको 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करने हैं और हाफ कप जूस और नॉन डाइट सोडा जो है वो प्रोवाइड करनी है। 5 लाइफ सेवर कैंडीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है। 1 टेबल स्पून जिसमें 15 ml आ जाते हैं वो हनी प्रोवाइड करनी है और ग्लूकोज टैबलेट और जेल जो है वो प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा 15 मिनट के बाद फिर से रीचेक करना है कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई। फिर से वो रिपीट करना है अगर नीड है। PRN का मतलब है एज नीडेड। अगर नीड है ग्लूकोज को हाई करने की तो फिर से आपने ये ही प्रोसेस रिपीट करना है। याद रखें, इससे ज़्यादा या फिर कम नहीं करना, 15 ग्राम्स ही देने हैं। देन आफ्टर शुगर स्टेबलाइज, अगर शुगर जो है वो स्टेबलाइज हो गई है तो उसके बाद एक स्नैक प्रोवाइड करना है विथ कार्ब एंड प्रोटीन, जैसे कि क्रैकर और पीनट बटर वगैरह हो गए। अगर बंदा अनकॉन्शियस है और वो हाइपोग्लाइसमिक है तो उसमें आप इंजेक्ट करेंगे ग्लूकागोन इंट्रामस्कुलरली या फिर 50% डेक्सट्रोज इंट्रा पहले जो ग्लूकागोन है वो इंट्रामस्कुलरली प्रोवाइड करेंगे और 50% डेक्सट्रोज जो है वो IV प्रोवाइड करेंगे अगर बंदा जो है अनकॉन्शियस और कंफ्यूज्ड है। देन टर्न टू वन साइड इफ गिविंग ग्लूकागोन कैन काज नाजिया। ग्लूकागोन अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो नाजिया कर सकता है, तो उसकी वजह से हमने उसको क्या करना है, एक साइड के ऊपर टर्न करना है, जिससे क्या है जो उसका स्टमक वाला कंटेंट है वो ऊपर नहीं आए। देन फिर से रीचेक करना है 15 मिनट के बाद और रिपीट करना है ये सेम ही मेथड अगर नीड है, और उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल को नोटिफाई करना है। देन वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट में नहीं करनी। सो डू नॉट गिव फैटी फूड जैसे कि आइसक्रीम, कैंडी बार, होल मिल्क, बिकॉज जो फैट है ना वो स्लो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करती है, तो ये फैटी फूड से ना अवॉइड करवाना है, ये फैटी फूड्स नहीं प्रोवाइड करने। एंड डू नॉट गिव लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, क्योंकि अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर एक साथ ही प्रोवाइड करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए तो ये फिर हाइपरग्लाइसीमिया काज कर देगी। इसीलिए जो ऊपर मैंने रूल आपको बताया 15 ग्राम्स ही आपने देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। ओके, तो ये थी हाइपोग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट। उसके बाद ये कंटिन्यू है।
टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ वाइड स्प्रेड वास्कुलर डैमेज। हमने उन पेशेंट को ग्लाइसेमिक कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को बताना है कि कितना इम्पोर्टेंट है ग्लूकोज की लेवल को रिड्यूस करना, क्योंकि जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से वेस्कुलर डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, वुंड हीलिंग पुअर हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने उस पेशेंट को टीच करनी है ताकि वो अपनी ग्लूकोज की लेवल को मॉनिटर करता रहे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस और वेस्कुलर डैमेजेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से, एथरोस्क्लेरोसिस है क्या, ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाती हैं, उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकते हैं। पुअर वंड हीलिंग होती है। क्लाइंट विद डायबिटीज़ नीड टाइट ग्लूकोज कंट्रोल आफ्टर सर्जरी। अगर उसने कोई सर्जरी की है तो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो उसके लिए उसको टाइट ग्लूकोज कंट्रोल करवाना चाहिए। उसके अलावा इंक्रीज रिस्क होता है इन्फेक्शन का, जैसे कि रेटिनोपैथी हो गई। नीड एनुअल आई एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एन बाय एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट ऑप्थेमोल सॉरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये जो है ना आइज़ का स्पेशलिस्ट होता है। तो आपने डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को ये भी टीच करना है कि वो अपनी एनुअली आई की एग्जामिनेशन करवाए, क्योंकि अगर क्रोनिक डायबिटीज़ हो गई है, उसकी ग्लूकोज लेवल हाई हो गई है, तो उसकी वजह से रेटिना में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं और उनकी तरफ ब्लड फ्लो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से रेटिनोपैथी हो सकती है और न्यूरोपैथी भी हो सकती है। तो ये उनके ऊपर आपने उसको टीच करना है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जिसमें मेटिकुलस फूड केयर टू प्रिवेंट डायबिटिक फुट वुंड। इसमें क्या होता है, जो फूड की तरफ सेंसेशन होती है वो नहीं होती, तो अगर कोई भी उसको इंजरी वगैरह होती है तो वो ठीक से हील नहीं होती, उसको सेंस ही नहीं होता, तो डायबिटिक फुट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने उनको टीच करना है। डायबिटिक फुट के ऊपर आप क्या टीच करेंगे, आपने उनको कहना है कि वो हर रोज़ डेली मिरर की मदद से अपने फूड को इंस्पेक्ट करें। अगर वो ज़्यादा ओबेस हैं, मोटे हैं, नहीं देख पा रहे अपने पाँव को, तो मिरर की मदद से वो अपने फूड को डेली इंस्पेक्ट करें कि कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई, क्योंकि उनको अगर इंजरी, कोई चोट वगैरह लगे भी तो उनको सेंस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर न्यूरोपैथी हो गई है, न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं। ड्राई फीट थ्रोली, नो सोकिंग द फीट इन वाटर और लोशन बिटवीन ट्वाइस। वियर वेल फिटेड क्लोज्ड टू ए शूज़। जो उनके पाँव में फिट हो गए शूज़ जो फिट होते हैं वो ही उन्हें पहनने हैं। ठीक है, नो बेयर फीट, टाइट शूज़ और ओपन टॉइट शूज़, फ्लिप फ्लॉप्स, ऐसी जो चीज़ें हैं उन्होंने नहीं वियर करनी। उसके अलावा आपने उनको कहना है कि अपने जो टॉय नेल्स हैं उनको कट करें और स्ट्रेट अक्रॉस होने चाहिए। एंड नो हीटिंग पेड्स। इसकी वजह से जो फुट में इंजरी वगैरह है वो डिक्रीज़ हो सकती है, और अगर कोई इंजरी हो भी गई है तो वो जल्द से जल्द उसको ट्रीट कर सकता है। तो ये भी टीचिंग आपने उसको प्रोवाइड करनी है। तो मेडिकेशन को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन से उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कब देनी है, कब नहीं देनी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।